हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कैसे आप लोग, कैसे तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपने एकेडमिक में लगे रहिएगा, बेहतरीन तरीके से बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा फिजिक्स का एस.एल. अरोड़ा के थ्रू। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो काफ़ी लेक्चर उसमें अपलोड हो चुके थे, अब कंटिन्यू चल रहे हैं उस लेक्चर के अंदर, जिस लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक कवर होने वाले। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है आज के लेक्चर का, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक्स। तो डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक समझने से पहले आप इंसुलेटर समझिएगा। इंसुलेटर क्या होते हैं? जैसे कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि इंसुलेटर वो होते हैं जो हमें करंट नहीं लगने देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कंडक्टर को अगर छुएंगे, वायर है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो करंट लगेगा उस पर। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। तो इंसुलेटर तो समझ में आता है। तो डाइलेक्ट्रिक समझने से पहले आपको पहले इंसुलेटर ही समझना है अच्छे से। तो इंसुलेटर को एक तो ये बात पता लग चुकी है इंसुलेटर के बारे में कि ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, अगर थोड़ा डीप में जाओगे तो इंसुलेटर के बारे में सुनने के लिए ये आएगा कि इंसुलेटर वो होते हैं जिसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड रहते हैं। अगर टाइटली बाउंड ना होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल के अंदर होते हैं। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहते हैं, जबकि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं। तो अगर आपने थोड़ा डीप में जाकर समझा तो ये पता लगा कि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और जिसकी वजह से इंसुलेटर के अंदर से करंट पास नहीं होगी। तो ये तो आपको इंसुलेटर के बारे में समझ में आता है। लेकिन बात चल रही है यहाँ डाइलेक्ट्रिक की। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए आपने इंसुलेटर को अच्छे से समझ लिया कि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉनों का बाउंडेशन बहुत अच्छा रहता है इंसुलेटर के अंदर। अब देखिएगा है क्या, अगर मैं अब इस इंसुलेटर को उठा करके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट आता है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इंसुलेटर को रखोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो मूव करने की कोशिश करेंगे, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो टाइटली बाउंड रहते हैं, तो मूव ना करके थोड़े से डीलोकलाइज हो जाएंगे। थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है जो इनके अंदर एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी जनरेट कर देता है। ठीक है, अब इन इंसुलेटर के अंदर ये प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। अब ये प्रॉपर्टी जनरेट होने के बाद ये अब कहलाने लगेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। समझ गए? तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, एक्चुअल में बेसिकली ये इंसुलेटर ही होते हैं। लेकिन अगर इन इंसुलेटर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट आने के बाद ये बन जाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। समझ गए? तो डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिकली एक इंसुलेटर ही होता है, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है ये इंसुलेटर, जिसकी वजह से इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में क्या हो जाता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तब ये कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको पता लग चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है कि डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, बिहेवियर क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का, और साथ में कंडक्टर का। अगर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होने वाला है, तो देखेंगे भाई, डाइलेक्ट्रिक को भी देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कंडक्टर को भी। अब जैसा कि आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट आता है जब चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रही है कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लग रही है ये। अब यहाँ पर अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रख देता हूँ, यहाँ दिखा दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आउटसाइड है। ठीक है, तो इसको ई नोड बोल दिया। अब इसके अंदर मैंने एक रख दिया कंडक्टर, ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर होने के वाला है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉनों पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे। इट मीन्स इस पर्टिकुलर फेस पर जो चार्ज आएगी वो आ जाएगी निगेटिव। कैसी आ जाएगी? निगेटिव। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर आ चुकी है निगेटिव चार्ज। इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी आ गई? निगेटिव। क्यों निगेटिव ही क्यों आई इस तरफ? निगेटिव ही क्यों आई? पॉजिटिव भी तो आ सकती थी। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लग रही है
तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, इस सिरे की बात करोगे तो इस सिरे पे क्या होगा, इस सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी? यस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस मेटल के अंदर हुई है वो प्लस से माइनस की तरफ को होगी, इट मीन्स इधर को होगी। अब ये इसके अंदर हुई है, मेटल के अंदर हुई है, ये बाहर वाले की वजह से इसके अंदर आई है, तो बाहर वाले कितना ई नोट। अब इसके अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जितनी बाहर लगी हुई होती है, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये मेटल के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जितना कि बाहर होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि डायपोल इंड्यूस हो चुका है इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, जो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंटरनल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट आउटसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। तो इसके अंदर अगर मैं नेट निकालना चाहूँगा कि नेट कितना आएगा, तो नेट आएगा 0। नेट 0 क्यों आएगा? क्योंकि नेट जो होता है वो आउटसाइड और इनसाइड का डिफरेंस होता है। अब अंदर भी उतनी ही हुई है जितनी बाहर थी, दैट्स वाई अगर मेटेलिक कंडक्टर है, ये कैसा है भाई, मेटेलिक कंडक्टर है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आएगी, और आपको पता चल चुका है क्यों आएगी। ठीक है, अगर ये मेरे पास मेटेलिक ना हो करके एक पर्टिकुलर इंसुलेटर कह देते हैं इसको, इंसुलेटर है ये, क्या है ये, इंसुलेटर। ये इंसुलेटर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब क्या होगा, मैंने जैसे कि बताया, इंसुलेटर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके पास जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और थोड़ा सा निगेटिव चार्ज अपोजिट फेस पर आ जाएगा। अब इसके अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, उसको कहेंगे सिग्मा पी। इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर सिग्मा पी होगा, ये निगेटिव सिग्मा पी और ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव सिग्मा पी। इसका मतलब ये है कि अंदर जो डायपोल इंड्यूस हुए हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, ई इंटरनल जो आने वाला है, ई इंटरनल वो प्लस से माइनस की तरफ को आएगा। अब देखिएगा, ये ई इंटरनल जो आया है इंसुलेटर के अंदर आया है। अब ये ई इंटरनल इतना नहीं होता जितना ई एक्सटर्नल होता है। मटेरियल के अंदर ई इंटरनल उतना नहीं हो पाता जितना एक्सटर्नल होता है। इसके दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि भाई ये मेटल है ही नहीं। अगर मेटल होता तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते, फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इंड्यूस डायपोल आ चुका होता। अब वो इंड्यूस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाता। बाय द वे मेटेलिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होती इसके अंदर जितनी बाहर है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास 0 होती। बट ये तो कंडक्टर है ही नहीं, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से अपोजिट फेसेस पर थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा। जब थोड़ा सा चार्ज आएगा इट मीन्स इसके पास जो डायपोल इंड्यूस हुए हैं वो थोड़े से हैं, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही होगा। समझ रहे हैं आप? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और इसके अंदर कम है। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ई नेट देखोगे, तो भाई वो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, और वो कुछ कितना होगा, ई नोट माइनस ई इंटरनल। समझ रहे हो? तो ये आपके पास क्या है, ये एक्चुअल में इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इंड्यूस हुआ है ये था। और ये आपके पास क्या है, एक मेटेलिक कंडक्टर है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आएगा। तो हम यही देख रहे थे किस तरह से बिहेव करते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्या बिहेवियर रहेगा अगर उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो जवाब ये है कि उस कंडक्टर के अंदर भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जितना बाहर था, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर वाले के मुकाबले इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है वो कम होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है।
तो समझ गए होंगे आप बात। तो हमारा पहला टॉपिक और दूसरे टॉपिक दोनों एक साथ कवर हो गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक से। तो अब डिस्कशन कर रहे थे पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, इसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए बस आपको ये समझना होगा कि पोलर की बात कर रहे हैं तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है पोलर मॉलिक्यूल से। अभी पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। सिंपल सा फंडा है। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? भाई पोलर आपने सुन रखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री का पार्ट है ये। पोलर किसको बोलते हैं, नॉन पोलर किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी समझा देते हैं पोलर और नॉन पोलर है क्या। एक्चुअल में पोलर उसको बोलते हैं जिसके पास पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल अलग और निगेटिव पोल अलग। सिंपल भाषा में जिसके पास पोल्स होते हैं वो पोलर होता है, जिसके पास पोल्स नहीं होते वो नॉन पोलर होता। बहुत सारे फंडे समझने के लिए, जिसमें से एक फंडा ये भी है कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं। इसको रफ करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है भाई। ये तो समझ में आ ही गया था। तो पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों टॉपिक वगैरह सबको ये रफ कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। इतना तो पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होगा भाई, इनके पास पोल्स होंगे। और नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिनके पास पोल्स नहीं होते। तो बस ये फंडा अपने आए रखिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। अब तरीके बहुत है यार इसको समझने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं कि पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या। बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है ये और निगेटिव चार्ज है ये। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि पोलर है या नॉन पोलर है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो आप कहोगे कि पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अलग है और निगेटिव चार्ज अलग है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास अलग है और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इनके सेंटर ऑफ मास में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर ये कहें कि डिस्टेंस होगी इन दोनों के सेंटर ऑफ मास में, तो उसको बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे इसको? पोलर। क्योंकि इन दोनों के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, बट इन दोनों के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते तो ये बन जाता नॉन पोलर, ठीक है। क्या बन जाता? नॉन पोलर। सीधी सी बात है, प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस है तो पोलर, प्लस माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं तो नॉन पोलर। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल होगा जैसे कि HCl। अब आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है? क्लोरीन। जो इनके पास कोवेलेंट बॉन्ड का पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब इसके पास पार्शियल निगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो भाई पॉजिटिव निगेटिव आ चुका है ना, तो ये बन जाएगा पोलर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि H2 है तो H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बताओ हाइड्रोजन की भी उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है जितनी इस वाले हाइड्रोजन आइटम की है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। इसका मतलब ये हुआ जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीच में होगा, ना तो ये वाला हाइड्रोजन इसको लेगा और ना ये वाला हाइड्रोजन इसको लेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्डिंग पेयर है वो बीच में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से किसी ने भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचा, क्योंकि दोनों की खींचने की ताकत सेम थी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा तो ना तो इसके पास प्लस का आएगा ना इसके पास प्लस का आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो खिंचवाता है, जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करता है उसके ऊपर प्लस आता, जो लेने की कोशिश करता है उसके पास माइनस आता। लेकिन यहाँ तो ना तो कोई खिंचवा रहा है और ना कोई खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में ही रहेगा। जब बीच में रहेगा तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलोगे नॉन पोलर। क्या बोलोगे भाई? नॉन पोलर। यार रीज़न है नॉन पोलर, क्योंकि किसी के पास प्लस, किसी के पास ना तो प्लस है और ना माइनस है। अगर प्लस माइनस होता तो पोलर हो जाते, लेकिन प्लस माइनस है ही नहीं, तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आ गया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए? H2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, सेम Cl2 हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपके कैसे हो गए? ये सब नॉन पोलर है, इनके पास पोल नहीं है प्लस माइनस वाले। लेकिन जैसे कि वाटर हो गया H2O, ये पोलर है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, ये पोलर है। HCl का तो एग्जाम्पल ले ही चुका हूँ मैं आपके सामने। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्यों है?
क्योंकि हाइड्रोजन के पास प्लस होता है, ब्रोमीन के पास निगेटिव होता है। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगी, अपने पास खींचने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल निगेटिव आएगा। तो इसके पास तो प्लस माइनस दो हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का, लेकिन इनके पास ना तो प्लस है ना माइनस है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। और नॉन पोलर की डेफिनेशन आपको बता ही चुका हूं सिंपल भाषा में। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, तो वो नॉन पोलर हो गए। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो वो पोलर हो गए, ठीक है। तो पोलर ये हो गए जिसको हम कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी पोलैरिटी आपने वर्ड सुना होगा ना केमिस्ट्री में, तो वही तो है ये पोलैरिटी, पोलर। इसका मतलब प्लस माइनस दो हैं, ठीक है। तो ये पोलर है, ठीक है। जैसे आपने डाइपोल पढ़ रखा था, तो एक तरफ प्लस था और उतना ही निगेटिव चार्ज दूसरी तरफ था, तो वो डाइपोल हो चुका था। तो उस तरह के मॉलिक्यूल को पोलर तो बोलोगे। जैसे कि आपके पास नमक हो गया, सॉल्ट NaCl, Na+Cl-, तो ये भी तो पोलर है। क्या इसके पास प्लस और माइनस, प्लस का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव का सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या, डिस्टेंस नहीं है क्या, है ना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पोलर। लेकिन अगर ऐसा होता कि प्लस और माइनस का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई कर जाता, जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर लाई कर गया, भाई प्लस और माइनस का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई कर गया, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। तो सिंपल सा फंडा नॉन पोलर पोलर का, नॉन पोलर में प्लस माइनस अलग अलग और पोलर में एक ही साथ, ठीक है। तो पोलर के अंदर ना तो कोई प्लस का और ना कोई माइनस का, तो पोलर नॉन पोलर के अंदर इतना ही था, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे कहते हैं, तो सिंपल सा फंडा, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। तो इंसुलेटर दो तरह के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। दोनों के बारे में अच्छे से समझ लिया कि पोलर किसको बोलेंगे और नॉन पोलर किसको बोलेंगे, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आता है पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बाद टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो किस तरह से पोलराइज होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इंटरेस्टिंग है यार, मजेदार है। देखो किस तरह से करेंगे हम, एक मिनट देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। पोलराइजेशन करा रहे हैं, तो पोलराइजेशन का वर्ड का मतलब क्या, पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन का मतलब ये है कि भाई पोल्स बनाओ, क्या बनाओ, पोल्स बनाओ, ठीक है। तो पोल्स बनाने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलेंगे पोलराइजेशन, क्योंकि आप पोलराइज कर रहे हो। तो पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं किसका, एक तो पोलर का और एक नॉन पोलर का। अब आप कहोगे पोलर का तो पहले से ही पोलराइजेशन होता है, तो हम कहेंगे पोलराइजेशन पहले से नहीं होता, पहले से उसके पास डायपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन वो रैंडमली होते हैं डायपोल, बहुत सारे डायपोल होते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 होता। तो इसको भी हम रख के देखेंगे, इसका भी अच्छे से पोलराइजेशन करवाएंगे और साथ में इसका तो हम पोलराइजेशन कराएंगे ही कराएंगे। तो देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो देखने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो ये भी बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आप अपना माइंड खुला रखें, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मैं यहाँ बना के दे देता हूँ। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ये रहा, ठीक है भाई। तो पहले बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो यहाँ पर मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, बड़े सिंपल डायग्राम होंगे जो कि आपकी बुक में दे रखे। एक वो डायग्राम है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तब मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर के किस तरह से दिखाई देंगे। और एक वो होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर नहीं होगा, इट मीन्स कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो चुका है, तब कंडीशन क्या होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये दोनों देखने वाले हैं। तो बात करते हैं तब जब हमारे पास किसी तरह का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल किस तरह से होंगे, वो इस तरह से होंगे। भाई आपको पता है इस तरह से होते हैं। इस तरह का मतलब ये है पॉजिटिव निगेटिव जो है एक ही साथ लाई करते हैं। तो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, ये रहा भाई। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास निगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करके रहता है,
तो ये आपके पास तब कंडीशन थी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। मतलब अभी तक मैंने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तब मॉलिक्यूल्स की सिचुएशन ये होगी। बट जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, इट मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से दिखाई देने शुरू कर देंगे, प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस तरह से प्लस माइनस इस तरह से। सबका नहीं बना कर दिखा रहा, कुछ का बना कर दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना था भाई? इसका जीरो था। नेट डाइपोल मोमेंट कितना था? जीरो था। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनको रखा, तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया। कुछ इस तरह से इनकी नई सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया। जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि इनके पास डाइपोल मोमेंट आ गया। डाइपोल मोमेंट ये तो होता, पॉजिटिव और निगेटिव जब होता आ जाते हैं एक दूसरे के साथ कुछ डिस्टेंस पर, तो ये क्या कहलाता? डाइपोल कहलाता। तो इनके पास डाइपोल मोमेंट भी हो गया। लेकिन डाइपोल मोमेंट के इनके पास शुरुआत में था? तो जवाब है शुरुआत में तो डाइपोल मोमेंट नहीं था। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तब डाइपोल मोमेंट इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आ गया। तो इसको कहेंगे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इनके अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर दिया। तो इन सब का अपना डाइपोल मोमेंट होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अब इन सब का डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में निकल कर आ जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट किधर को आएगा? वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। और वो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट के सम के बराबर होगा। सिंपल सा फंडा, समझ गए होगा आई होप। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस यही था कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो इसके अंदर एक इंड्यूस डाइपोल आ चुका है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक देखो पोलराइज हो चुका है। लेकिन अगर बात करें यहाँ को दिखा देता हूँ, बात करते हैं पहले से ही पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कंडीशन क्या होगी, तो उसके अंदर भी कंडीशन बना देते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया आपने एक्सटर्नल, तब क्या कंडीशन होगी, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है तब कंडीशन क्या होगी। दोनों को देख लेते हैं। तो जैसे कि नाम में लिखा हुआ है पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो मतलब जो मैं डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूं वो पहले से ही पोलर होगा। इट मीन्स उसके पॉजिटिव निगेटिव कुछ इस तरह से अलाइन हुए होंगे, पॉजिटिव निगेटिव कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा पॉजिटिव निगेटिव का। समझ रहे हो भाई? जब पॉजिटिव निगेटिव का कुछ इस तरह से अलाइनमेंट होगा, ठीक है भाई, ये रैंडमली अरेंज हुए होंगे पॉजिटिव निगेटिव। अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल को उठा लेता हूं, तो क्या इस मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल है, तभी तो ये पोलर है। तो मैं कह रहा हूँ जब डिस्प्लेसमेंट है तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास क्या डाइपोल मोमेंट नहीं होगा अपना? तो आपका जवाब होगा यस, डाइपोल मोमेंट होगा प्लस से माइनस की तरफ को। तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ को। अगर इसकी बात करेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ को। देखिएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ को, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ को आएगा। अगर इसकी बात करेंगे माइनस से प्लस की तरफ को, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ को आएगा। इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ को आएगा, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट मतलब रैंडमली अरेंज है, ये
रैंडमली अरेंज है, थर्मल एगिटेशन की वजह से रैंडमली अरेंज है। जब रैंडमली अरेंज है, अभी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो इसके पास नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा भाई, वो क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट की बात करोगे तो उनके पास अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअली। लेकिन अगर पूरे की बात करोगे, होल की बात करोगे, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो, तो कोई फायदा नहीं हुआ, नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। तो अब नेट डायपोल मोमेंट जीरो आपको दिख रहा होगा भाई, ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन इंडिविजुअली इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन अगर नॉन पोलर की बात करें तो इंडिविजुअली इनके पास कोई डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है। परमानेंट डायपोल के इनके पास तो मतलब डायपोल मोमेंट ही नहीं होता है, समझ रहे हो, परमानेंट की तो बात की बात है। इनके पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन पूरे की बात करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन अगर इन्हें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, इट मीन्स ई नोट जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई नोट की कुछ वैल्यू है। जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो जो इनके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट थे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल की शेप कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, इन सभी मॉलिक्यूल्स की शेप इस तरह से दिखाई देगी। समझ में आ रही है भाई, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से। अब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को मतलब इधर हो गया, इधर सबके डायपोल मोमेंट किधर को आ गए, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को शिफ्ट हो गए भाई, इस तरफ को इनका ओरिएंटेशन हो गया, समझ रहे हो। तो सब इधर को हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो होता है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिखाई देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताओ मेरे लाल कि नेट डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा, तो आप कहोगे सभी डायपोल मोमेंट इंडिविजुअली सब इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो नेट डायपोल मोमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नेट डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर मैंने डायपोल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दिया, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया और वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब इसका पोलराइजेशन नहीं कर दिया मैंने, इसका पोलराइजेशन हो गया। इसी फिनोमिना को पोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कर दिया। पोलराइजेशन की फिर इसका मतलब डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन ये हुई कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जनरेट कर देना, नेट डायपोल मोमेंट जनरेट कर देना ही आपका पोलराइजेशन कहलाता है। तो पोलराइजेशन की सिंपल से डेफिनेशन ये थी भाई, ये आपको रिक्वायर्ड था, तो ये आपको रिक्वायर्ड है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, लेकिन दोनों के पास नेट डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप ये कह सकते हो कि पोलराइजेशन एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट डायपोल मोमेंट को जनरेट करना ही होता है। तो नेट डायपोल मोमेंट आपने जनरेट करवा दिया तो ये कहलाएगा आपका पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन था नॉन पोलर का और ये पोलराइजेशन है पोलर डाइलेक्ट्रिक का। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपने करा दिया पोलराइजेशन, मतलब नेट डायपोल मोमेंट जनरेट करवा दिया। तो जैसे ही आपने ये जनरेट करवा दिया तो यहाँ पर पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी का जिक्र करते हैं। तो पोलराइजेशन क्या होगा, सिंपली अगर आपसे डिफाइन करवाने के लिए बोले कोई कि पोलराइजेशन को डिफाइन कर दे, पोलराइजेशन को आप डिफाइन कर दो, तो पोलराइजेशन है क्या, पोलराइजेशन है कि भाई नेट डायपोल मोमेंट जनरेट करना डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आपने नेट डायपोल मोमेंट जनरेट करवा दिया तो वो आपका पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज नेट डायपोल मोमेंट, इट इज इक्वल टू, ऐसा कहो, इट इज जस्ट इक्वल टू नेट डायपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में
क्या डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में जो डायपोल मोमेंट आएगा, वही क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। इसको आप P से दिखा दो। तो पोलराइजेशन जो है वो नेट डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक के। ठीक है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड का जिक्र करूं, पोलराइजेशन के मैग्नीट्यूड का जिक्र करूं, तो इसका मतलब होगा कि आपने पोलराइजेशन देखा यूनिट वॉल्यूम में, तो जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट आएगा यूनिट वॉल्यूम में उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। तो आप ये कह सकते हो कि पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड ये पोलराइजेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता। तो मैं यहाँ अगर लिख दूँ पोलराइजेशन डेंसिटी तो कह सकता हूँ इट इज़ द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है, किसका मैग्नीट्यूड होता है, ऑफ, कलर चेंज कर रहा हूँ, ऑफ पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। सिंपल सा फंडा था, आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस था तब मैंने देखा इसकी कंडीशन क्या थी, इसी तरह से पोलर की देखी। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दोनों की हालातों पर ज़रा गौर फिक्र किया कि क्या कंडीशन चेंज हो गई। तो यहाँ देखा कि नेट डायपोल मोमेंट भी आ गया और यहाँ भी नेट डायपोल मोमेंट आ गया मटेरियल के अंदर। तो ये मटेरियल के अंदर नेट डायपोल मोमेंट आ गया, तो इसका मतलब कि नेट डायपोल मोमेंट ही जनरेट करने तो पोलराइजेशन है। बस ये मैंने लिख दिया यहाँ को कि पोलराइजेशन क्या है, इट इज़ जस्ट इक्वल टू द नेट डायपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो यही आपका पोलराइजेशन है और इसका मैग्नीट्यूड बताता है पोलराइजेशन डेंसिटी को। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है भाई, तो पोलराइजेशन डेंसिटी तक हमने कवर कर लिया। अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ क्या आती है, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो ये तब तक होता है जब तक कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ना हो जाए। एक्सटर्नल फोर्स इसको फैलाएगा, जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जितना रिस्टोरिंग फोर्स है उतना एक्सटर्नल हो जाए, इट मीन्स जितना एक्सटर्नल है उतना रिस्टोरिंग फोर्स हो जाए। तो जब इक्वल हो जाएगा तो ये आगे एक्सपेंड करना बंद कर देगा, क्योंकि दिमाग में ये आ सकता है ना, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो प्लस का चार्ज अलग निकल जाएगा और माइनस का अलग। ऐसा नहीं होने वाला, बस प्लस माइनस के बीच में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट जितना कि इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ना हो जाए। तो ये थोड़ा आपके सोचने के लिए था, बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। ठीक है भाई, तो ये हम कवर कर चुके हैं पोलराइजेशन डेंसिटी तक। अगर ऐसा थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसके अंदर कुछ और भी इंटरनल पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया तो किस तरह से उसके अंदर रिडक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आपको करना है क्या है, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये आपके पास दो प्लेटें हैं जिसके पास प्लस माइनस चार्ज है। ठीक है, ये दो कंडक्टिंग प्लेटें हैं और मान लेते हैं कि इसके पास प्लस का चार्ज है। ठीक है भाई, ये आपके पास आपने दिखा दिया प्लस का चार्ज, उतना ही आपने यहाँ पर दिखा दिया माइनस का चार्ज। जिस तरह से कैपेसिटर के अंदर होता है ना, वैसे ही केस है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके पास, ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके पास भी सिग्मा, दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बस बट एक के पास आपने प्लस का चार्ज दे रखा और दूसरे के पास आपने उतना ही निगेटिव चार्ज दे रखा। अब आपको करना क्या है, ये तो आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, जिसको आप प्लस से माइनस की तरफ जाते हुए दिखा दोगे, जिसको आपने ई नोट कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई नोट। ठीक है, अब आपको इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रखना है। अब सवाल ये आता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखूं या नॉन पोलर को। तो मेरा इस सवाल का जवाब ये है कि कोई से भी रख दो, चाहे पोलर रखो या नॉन पोलर रखो, हमें यूज़ करना है डाइलेक्ट्रिक। तो भाई मैंने इसके अंदर रख दिया डाइलेक्ट्रिक। लो भाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब रख दी तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो चाहे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स को अरेंज। तो देखिए मॉलिक्यूल्स किस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आ गए या नहीं आ गए?
अब निगेटिव वाली प्लेट की तरफ को पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ को निगेटिव चार्ज होगा, जबकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। ऐसे निगेटिव की तरफ पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा निगेटिव। इस तरह से भी समझ सकते हैं और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ को, तो पॉजिटिव चार्ज भी इस तरफ को ही रहेगा, मतलब इस तरफ को पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो सबका दिखा दो बना करके, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। इस तरह से आपने मॉलिक्यूल्स ले रखे ये ले रखे मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है भाई। इस तरह से आपने मॉलिक्यूल्स ले रखे, सबका बना करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरह से। अब आपने क्या किया है, अब आपने ये किया है कि जो इसके अंदर पोलराइजेशन हुआ है मॉलिक्यूल्स का, वो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हुआ है। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का मतलब समझते हो, एक समान पोलराइजेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हो गया। अब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है, इनके पास एक डायपोल मोमेंट आ चुका है, जो कि इंड्यूस डायपोल मोमेंट है, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ को होगी। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ को आएगा। अब आपको पता चल चुका है कि ये डायपोल जो है इंड्यूस हो चुका है इनके अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब देखिएगा, मैं एक रीज़न बना रहा हूँ, वो रीज़न ये रहा, जिसको मैं कहूँगा, ये रीज़न, एक रीज़न क्रिएट किया है मैंने, जिसको कहूँगा मैं ज़ीरो चार्ज डेंसिटी रीजन। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होगी। अब ये समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअल इसके अंदर मतलब क्या चीज़ हम करना चाह रहे हैं, इस चीज़ के बारे में अच्छे समझेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि जैसे ही मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रखा, तो उसके अंदर उसके ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स, या फिर ये कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में एक छोटा सा वॉल्यूम भी कट करोगे तो उसके अंदर भी जो डायपोल्स होंगे वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके होंगे, ठीक है। अगर मैं इस वर्टिकल कॉलम का, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम के पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो जैसे ही आपको इस डायपोल का पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगले वाले डायपोल के नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट मीन्स ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह से अगला वाला नेगेटिव प्लस वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली निगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सब चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर बात करें इस पर्टिकुलर रीजन की, तो इस रीजन के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो 0 निकल कर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज, कुछ निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, जो कि कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये अनकैंसल्ड पॉजिटिव और अनकैंसल्ड निगेटिव चार्ज है, जो कि इस पर्टिकुलर सरफेस के इंड्यूस की वजह से आया। इस पर्टिकुलर सरफेस ने इसको इंड्यूस किया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर सरफेस ने इसको इंड्यूस किया, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज आया है, ठीक है भाई। तो ये आपको पता चल चुका है कि ये आपके पास एक अनकैंसल्ड चार्ज निगेटिव रह गया और ये अनकैंसल्ड चार्ज पॉजिटिव रह गया, जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी होगी इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ को, मतलब इस तरफ को होगी। तो आप कह दोगे कि ये ईपी है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो गया, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इस तरफ को निकल कर आई है, ठीक है भाई। इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ को है। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, बाहर से जो लग रही है इस मटेरियल पे, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब मैं ये देखूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी इस पर, तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ। भाई एक्सटर्नल लगी हुई है E0 इस तरफ को, इंटरनल लगी हुई है, इंटरनल जनरेट हो चुकी है डायपोल मोमेंट की वजह से EP। तो नेट किधर की, नेट कितनी हो जाएगी, तो E नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाहर वाली, मतलब E0 माइनस EP। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ E0 माइनस EP किस तरह से होगा, तो आप कह सकते हो कि भाई E0 तो ये रहा, E0 ये रहा, और EP क्या रहा, ये रहा, ये EP रहा। तो E0 में से EP निकालोगे तो थोड़ा बहुत फिर भी E रह जाएगा, जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ होगा, ठीक है भाई। तो E0 बड़ा वाला, EP जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो E0 में से EP माइनस करोगे तो थोड़ा सा E बचेगा। इसका मतलब ये है कि ये E वो है जो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है,
ठीक है, वो है ई। तो ई क्या है, इसको कहते हो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ चुके हो आप कि किस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है। तो इस तरह से इंड्यूस होती है पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा, ये अंदर वाली जो प्लेट है, जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके पास प्लस और माइनस सिर्फ सरफेस पर ही है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक स्लैब, ऐसा स्लैब नहीं हो गया कि कोई एक आपके पास अननोन प्लेट है तो उसकी प्लेट के ऊपर प्लस माइनस चार्ज इंड्यूस कर रखें सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो वैसे ही आपकी ये इस टाइम डाइलेक्ट्रिक स्लैब बन चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं सरफेसों पर, बाकी चार्ज तो खत्म हो चुके हैं, इंटरनली कैंसिल आउट कर चुके हैं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इस स्लैब को, ये स्लैब वैसे ही बिहेव कर रही है, वैसे ही चार्ज इंड्यूस कर रही है अपने ऊपर, जैसे कि एक अननोन सरफेसेस हैं दो जिनके पास प्लस माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो ये वैसे ही है इसकी हालत। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर भी है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका, जिसको आप रिड्यूस फील्ड ई कह रहे हो, जिसकी वैल्यू जो होगी, ई की वैल्यू जो होगी वो होगी ई नोट माइनस ई पी। ठीक है, तो ये आपके पास रिड्यूस फील्ड है जो कि इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर आया। ठीक है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता, ये मेटल होता, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 0। ठीक है, अगर मैं रिड्यूस फील्ड को यूज़ करके मैं इस पर्टिकुलर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप एप्सिलॉन आर बोलते हो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिड्यूस फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। अब देखिएगा, मैं पर्टिकुलर लिख रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ external electric field with reduced field। इसका मतलब कापा जो होगा, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नोट, रिड्यूस फील्ड मतलब ई, इसके रेशियो को बोलोगे आप रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ई नोट तो ऐसे रहेगा, ई को आप कह सकते हो ई नोट माइनस ई पी। ये ई पी क्या है, ये ई पी वो है जो इस मटेरियल के अंदर इंड्यूस हुआ था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर कापा का फॉर्मूला आ चुका है, ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई पी, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो। सही है, तो के की वैल्यू आ गई ई नोट अपॉन ई, जिसको हम आगे लिख देंगे ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई पी। तो कुछ नहीं था इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, सिर्फ इतना ही था कि अगर आपने एक प्लेट या फिर एक स्लैब रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो किस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसको आप इंड्यूस फील्ड कह रहे हो, जिसकी वजह से एक रिड्यूस फील्ड जनरेट हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जिसको आपने ई कहा। अगर मैं यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि माइनस के सिग्मा पी है, और उतनी ही यहाँ पर आपने प्लस के सिग्मा पी ले ली, क्योंकि आपने ये माना है कि ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड हुआ है मटेरियल। चूँकि आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जितनी है उतनी ही यहाँ होनी चाहिए, वो इसलिए कि आपके पास स्लैब आखिरकार डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि भाई मटेरियल अंदर वाला जो है वो न्यूट्रल रहेगा। अब वो न्यूट्रल तभी हो सकता है जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ है इस वाले फेस पर जनरेट, उतना पॉजिटिव हो। अंदर वाले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ख़त्म हो चुके होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ कैंसिल आउट करके तो सब खत्म करके दिखा दूंगा, मतलब अंदर नेट चार्ज जो है वो क्या है भाई, 0, अंदर कोई चार्ज नहीं बचा हुआ। इस तरह से नेट चार्ज 0 है, बस ये इस पर्टिकुलर सरफेस पर पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर सरफेस पर नेगेटिव है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी आ चुकी है मटेरियल के अंदर, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ को है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगी हुई है कुछ इस तरफ को। तो कैंसिल आउट करने के बाद
ये आपके पास आ गए ई नोट, और ये लग रहा था ई पी कुछ इस तरफ को, ये ई पी है, तो ये नेट जो आ जाएगा रिड्यूस फील्ड वो ई इस तरफ को आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी ई नोट माइनस ई पी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बार 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 दोहरा करके इसको कॉन्सेप्ट को मैंने आपके दिमाग में फिक्स कर दिया होगा। तो इतना ही था, ये आपके पास आ चुका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब लास्ट टॉपिक देखेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। तो जिस तरह से आपका P, जिसको पोलराइजेशन बोल लेते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक को एक प्रॉपर्टी जनरेट करके दे रहा था, एक स्पेशल प्रॉपर्टी या फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बना करके दे रहा था डाइलेक्ट्रिक को। उसी तरह से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी ये डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को बताती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई एक कांस्टेंट है, तो आप ये बोलोगे कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जनरेट करती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल होता है ये। ठीक है भाई, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ईजिली खत्म हो जाएगा ये भी। अब देखिएगा होता क्या है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर नेट फील्ड जिसको आपने रिड्यूस फील्ड कहा था, वो मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है उसकी। तो मैं ये कह रहा हूँ इफ़ E जो कि नेट फील्ड था, E इज़ नॉट लार्ज, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, E इज़ नॉट लार्ज, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये E क्या है? आपने देखा था कि प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल कर आया था। तो इसकी बात कर रहे हैं कि E जो है ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। जब ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, देन जो पोलराइजेशन है, जिसको आपने कहा था पोलराइजेशन, अभी पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था पोलराइजेशन, देन पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं लिख देता हूँ, देन पोलराइजेशन, जिसको आप कहते हो P, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या? पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर E की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, तब जो पोलराइजेशन P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स P जो है वो प्रोपोर्शनल है E के। अगर इस पर वेक्टर दिखाओगे तो इस पर वेक्टर इस तरह से निकल कर आ जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा, आगे को देखते हैं। P इज इक्वल टू, ये आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हो आप काई। क्या बोलते हो? काई। कांस्टेंट के साथ साथ एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर एप्सिलॉन नोट भी आता है। एप्सिलॉन नोट का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया जाता है ताकि काई जो है डायमेंशन लेस बना रहे। ठीक है, वेयर काई इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में ये एक तरह से डाइलेक्ट्रिक्स के बिहेवियर को बताता है। उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कि भाई अगर काई की वैल्यू फिक्स है तो इसमें ये कहेंगे हम कि डाइलेक्ट्रिक जो आप यूज़ कर रहे हो ये एक, इसका मतलब कांस्टेंट पोलराइजेशन वगैरह होगा। ठीक है भाई, ये आप कह सकते हो, एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कहेंगे उसको। अगर काई की वैल्यू फिक्स होगी तो हम बोलेंगे कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक है ये। तो यहाँ पर पता लग गया काई क्या है, ससेप्टिबिलिटी। तो ये एक फॉर्मूला निकल कर आ चुका, P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नोट E। अगर काई की डेफिनेशन निकालोगे तो काई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नोट E। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? काई इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? काई इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? ऊपर है पोलराइजेशन। काई इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन विद किसके साथ रेशियो है? काई इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन विद एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ इंड्यूस फील्ड। या फिर आप ये कहोगे रिड्यूस फील्ड, या आप ये कहोगे कि नेट फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक्स। एक बार फिर से, काई इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ पोलराइजेशन विद एप्सिलॉन नोट टाइम्स नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सिंपल सी भाषा थी, इसको मैं लिख कर दिखा देता हूं।
काई इज द रेशियो ऑफ किसका, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का रेशियो है। काई इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन विद एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड आया उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम पी, और इसका रेशियो होता है काई। काई इज द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन विद एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, ये आपके पास निकल कर आ चुका है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सब्सेप्टिबिलिटी। अगर इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो है इसको कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। कांस्टेंट या फिर यूं कहें कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एक बार फिर से, अगर ये वैल्यू फिक्स है काई, इफ काई इज कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट, तो आप बोलते हो कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। काई अगर कांस्टेंट है तो ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक बनाता है। तो अगर आपके पास एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक है तो आप कहोगे काई कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि आपने कहा है कि भाई पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है काई क्या होगा, कांस्टेंट है। इट मींस लीनियर डाइलेक्ट्रिक निकल कर आ जाएगा। एक ये था, और इसके अंदर एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि काई और कापा के बीच में रिलेशन है। किस किस के बीच में, काई और कापा के बीच में रिलेशन। इसको रफ कर रहा हूँ और सिंपल सा एक रिलेशन देख लेते हैं। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन कापा एंड काई, काई और कापा के बीच में रिलेशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि जो रिड्यूस फील्ड है वो होता है ई नॉट माइनस ई पी। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने, ध्यान रखा हो आपने तो। ठीक है भाई, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं इसको। यहाँ पर अगर मैं ई पी निकालूंगा, ई पी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंड्यूस हुआ है। ठीक है, पोलराइज्ड हो गया डाइलेक्ट्रिक, तो उसके अंदर ये फील्ड जनरेट हुई थी ई पी। तो ई पी की वैल्यू अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखूंगा तो मैं ये कहूँगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है ई पी, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा पी जिसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अल्टीमेटली कुछ नहीं, ये पोलराइजेशन ही होता है। इसको आप पी कह सकते हो, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ दिखा सकते हो सिग्मा पी जो होता है वो पी वेक्टर के बराबर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ रखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दिया आपने, तो क्या हो गया आपके पास, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस ई पी। अब ई पी की जगह आपने वैल्यू रख दी, कितनी रख दी, पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? मैंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं है, जादू ही नहीं किया मैंने कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो। पूरा का पूरा इजी था, सारा का सारा रिवाइज्ड है। ठीक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है ज़्यादा। ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिएगा आपको करना क्या है, पी की वैल्यू रखो। किसकी वैल्यू रखनी है आपको, पी की वैल्यू, क्योंकि आपको पी नहीं चाहिए। सिंस यू नो दैट, अभी आपने एक चीज़ जानी थी, क्या आपके पास काय जो था वो पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर के जस्ट रेशियो के बराबर था। ठीक है, अगर यहाँ से p की वैल्यू निकालें, p वेक्टर की वैल्यू निकालें, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, काई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। बस इस p की जगह ये वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट माइनस p की वैल्यू पुट करेंगे तो काई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया, आपके पास यहाँ बचा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर माइनस काई ई वेक्टर अपॉन, बस काई और ई वेक्टर बचेगा। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, करना ये है आपको कापा लेकर आना। क्या लेकर आना है, कापा। तो कापा लाने के लिए
मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंस यू नो दैट कापा जो होता है वो होता है ई नोट अपॉन ई के बराबर। यस और नो, ये भी आपको मैंने पीछे सिखाया था। कापा दिखाओ यहाँ, कापा जो होता है वो ई नोट अपॉन ई के बराबर होता है। तो जहाँ पर आपके पास ई नोट है उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, जहाँ पर आपके पास ई नोट है उसकी जगह रख सकते हो के कापा इंटू ई, बस खत्म। तो रखिएगा ये वैल्यू यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर ऐसे चलता रहेगा। जहाँ पर ई नोट है उसकी जगह रखिएगा कापा ई वेक्टर माइनस काई, काई ऐसे रहेगा और ई वेक्टर ये ऐसे ही रहेगा। ई वेक्टर कॉमन लेके काट दो तो यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू कापा माइनस काई। ठीक है, काई इधर को ले जाओ तो कापा इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ दिखा देते हैं, कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई। ठीक है भाई, ये था रिलेशन। आपके एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा आपसे, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कापा जो है, कापा जिसको आप क्या बोलते हो, कापा क्या होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और काई क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो कापा और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो कापा जो होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी +1 के इक्वल होता है। ध्यान रहे, ये आपका रिलेशन खत्म हो गया। तो ये भी छोटा सा था, आपसे ये रिलेशन पूछा था। तो स्टूडेंट अब पढ़ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, देख लेते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब देखिएगा, अगर मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है और मैंने इसे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये होगा कि इसकी आउटर सरफेस जो है, इसके इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाएंगे। जैसे डिटैच हो जाएंगे तो अब ये पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ठीक है, डिटैच हो चुके हैं न्यूक्लियस से, तो ये अब बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। इस कंडीशन में इस डाइलेक्ट्रिक को बोलेंगे कि यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ब्रेकडाउन हो चुका, तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब देखिएगा, ये तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ है क्योंकि इसकी आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गए। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब इसके अंदर वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कि जिससे इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खराब ना हो, ये कितना एग्जिस्ट कर सकता है अपन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मतलब ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वैनिश नहीं होनी चाहिए। अगर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वैनिश हो गई तो अब तो ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हम कह रहे हैं कि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, तब तक ये अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कि भाई इस डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है कि ये अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ले अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ख़राब किए बगैर, तो ये कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये होता है आपका न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये होती है यूनिट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एक कमर्शियल यूनिट भी होती है ना, या फिर आप यूँ कहें कि कॉमनली इसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन प्रैक्टिकल यूज़ होने वाली यूनिट है। तो आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया होगा। तो ये था इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी समझ में कुछ ना कुछ आया होगा। अगर वीडियो देखने के बाद एक भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आपकी मेहनत वसूल। इसका मतलब ये हुआ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।